से, किस ब्लॉक से और किस पीरियड से बिलोंग करता है। हाँ चलिए, तो बस लास्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा ये आपका पीरियड टेबल थोड़ी देर में। हाउ टू फाइंड पीरियड block and group of elements। ठीक है, हाउ टू फाइंड पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। देखो सबसे पहले पीरियड निकालना सीखते हैं कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा या कभी कभी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देगा, बोलेगा बताओ ये जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये किस पीरियड, किस ब्लॉक और किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम पीरियड, तो पीरियड के लिए क्या देखते हैं हम बेटा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन देखते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में गया है उसी नंबर को हम पीरियड बोलते हैं। एन क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अभी नया थी, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में गया होगा उसके जो एन की वैल्यू होगी वही क्या होगी, पीरियड। जैसे एग्जांपल कर, जैसे मैं बोल दूं मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो कुछ ऐसा दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2, मैं बोलूं बताइए ये एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करेगा, तो n की सबसे बड़ी वैल्यू आपको क्या दिख रही है 3, तो बस ये पीरियड नंबर 3 से, ये पीरियड नंबर 3 से। समझ में आ गया क्या, n की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही पीरियड नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, मैं बोलूं बताइए इसका पीरियड क्या होगा 4, जो n की सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही क्या होगा पीरियड, यानी पीरियड नंबर 4 में है। यानी आई होप पीरियड निकालना बहुत आसान है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है आपको पीरियड नंबर 4। अब बात करते हैं ब्लॉक कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाँ अगर आपने 4 दिया है तो समझो उसी टाइम में सबसे बड़ा नंबर 2 दिया हुआ है, मतलब कैसे दो बड़ा नंबर कैसे एक साथ हो सकता है, अच्छा कहने का मतलब 4s to 4p, तो 4 ही तो हुआ वो, हाँ तब भी 4 लेकर 4 है, हाँ बोल बोल कोई एक, हाँ 4 मान लीजिए यहाँ पे सपोज करो मैंने ये पूरा 4s2 हटा दिया, क्या है 3s2 3p6 3, तो n का सबसे बड़ा एसपीडी मत देखिए, n का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो 3 पीरियड नंबर 3, समझा अभी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ लिखा है 4s2 4p6, तब भी n का सबसे बड़ा नंबर 4, तो पीरियड नंबर 4, समझा। चलिए अब दूसरा हम लेते हैं ग्रुप, ग्रुप में पहले ब्लॉक, क्योंकि ग्रुप निकालने के लिए पहले ब्लॉक निकालना ही पड़ता है। ठीक है, तो ब्लॉक कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको देखना होगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस सबशेल में गया है। ठीक है, यानी सबशेल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी में पूछ लूं, पहले आपसे सपोज करो मैं इसी में पूछूं बताइए इसका ब्लॉक क्या है, तो आप बोलोगे एस ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में गया है, बराबर। मैं पूछूं इसका ब्लॉक क्या है, ये डी ब्लॉक है। हाँ यहाँ पे मैंने बताया था ना 3D से पहले 4s भरा जाता है n+l रूल। ठीक है, तो जब भी आपको सबशेल पे डी में देगा कौन है रे, ठीक है, देखो n+l रूल क्या होता है, ये आपको मैं स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि आप रूल इसको बोलते हैं कि उसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है जिसमें n+l की वैल्यू छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन बाद में वहां जाएगा जहां n+l की वैल्यू बड़ी होगी। मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो और अपने पास 4 ही सबशेल है S P D और F, इनके लिए जो L की वैल्यूज होती हैं 0 1 2 और 3 फिक्स है। ठीक है, चारों सबशेल में L की वैल्यू फिक्स है, और N क्या होता है तुम जानते हो, जो नंबर से क्या है N है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, चलो कि मैं आपसे बोलूं 1s2 2s2 2p6, ठीक है,
मैं आपसे बोलूं चलिए इसका पीरियड और ब्लॉक बताइए, तो आई होप पीरियड 2 होगा क्योंकि n की सबसे बड़ी वैल्यू है, और ब्लॉक की बात करूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पीरियड और ब्लॉक, p ब्लॉक, ये p ब्लॉक का एलिमेंट। बात समझा ना, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं है सर n प्लस एल लगाइए, अरे अंडरस्टूड, ठीक है। n प्लस एल यहाँ लगाओगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 2, l की वैल्यू s सबसेल के लिए 0, तो 2 प्लस 0 यानी 0, और यहाँ पे n प्लस एल लगाओ 2 प्लस 1 यानी 3, जिसके n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी वहीं पे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया होगा। कुछ दिख रहा है तुम लोग को? कैसे दिखेगा? थोड़ा पीछे बैठ जाओ चाहे तो, नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो ब्लॉक क्या होगा आपका, p। समझ में आ रहा है क्या कुछ? समझो, ठीक है। अमोल पांडे सर का लेक्चर था ना आज, लेकिन वो एनर्जी नहीं रहती क्योंकि आज मेरा सोने वाला दिन, ठीक है। लेक्चर नहीं लेता ऐसी आराम मजाक इसी, हाँ आराम आराम से पढ़ा रहा है एकदम कूल, ठीक है। समझ में आ रहा? तो 1s2 2s2 2p 6, तो पीरियड क्या हो गया बेटा 2, लार्जेस्ट वैल्यू n की देख लिया, और ब्लॉक क्या हो गया बेटे p, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में। अगर आपको चेक करना है तो देखो n प्लस l लगा लो, जिस सबसेल के लिए n प्लस l की वैल्यू बड़ी आएगी लास्ट इलेक्ट्रॉन वहीं गया हो। चलिए साहब, n की वैल्यू 2 है क्या 2s के लिए, और s के लिए 0 है क्या, l की वैल्यू यहाँ देखिए लिख दिया आपके सामने, यानी ये आया 2, ठीक है। और यहाँ n प्लस एल लगाइए, n की वैल्यू क्या 2 ही है क्या, देखिए 2p, p के लिए l की वैल्यू 1, कितना आया 3, l की वैल्यू जिस सबसेल के लिए बड़ी होगी आखिरी इलेक्ट्रॉन वहीं गया हो, इसका मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन 2p में गया है, तो सबसेल ऑफ लास्ट में क्या हो गया 2p, p सबसेल, इसलिए ब्लॉक क्या हुआ, समझा? ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं। पर अभी मुझे इतना लेट तेरी वजह से ही हुआ, शांति मत बोल। वही पागल है। 3s2, चलो अगर मैं यहाँ आपसे बोलूं कि पीरियड और ब्लॉक बताइए, तो क्या पीरियड 3 है इसका, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू n की 3 दिख रही है, और आई होप ब्लॉक जो है वो s ब्लॉक, लास्ट तो s सबसे में गया है ना। अगर तुम कंफ्यूजन मत करो, देखो ये गड़बड़ कब होगा, तुम्हारा दिक्कत तभी आएगा जब s के पहले d आ जाए। अगर s के पहले d लिखा है तब एक बार रुक जाना कि ब्लॉक मुझसे गलत हो सकता है, बाकी अगर s p लिखा है तो टेंशन नहीं, जो लास्ट में वही ब्लॉक है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है चेक कर लीजिए, 2p के लिए n प्लस एल लगा लीजिए, और 3s के लिए n प्लस एल लगा लीजिए, तो ये n आ रहा हूँ बता रहा हूँ, 2 प्लस p के लिए क्या होगा 1, कितना आया 3, और यहाँ 3 प्लस 0, यहाँ क्या आया 3, सर यहाँ तो बराबर है, तो अब कैसे होता है, डिसीजन कैसे लेंगे लास्ट में कहाँ गया? तो जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला वहां जाता है जहां n की वैल्यू बड़ी होती है। अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां n की वैल्यू बड़ी होगी। बात समझा ना? देखो n प्लस एल सेम हो गया तो n की वैल्यू बड़ी किसके लिए है, तो इसलिए इसका जो आपका जो ब्लॉक हो गया वो क्या हो गया आपका 3 नहीं है, ब्लॉक s, दोनों की नींद नहीं है उसका, ब्लॉक क्या हो गया आपका s, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना धीरे धीरे कभी नहीं पढ़ा था, ठीक है। आइए, ब्लॉक इसका क्या हो गया आपका s। अब क्या बताना है, हाँ चलो ब्लॉक में ही रखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 को जिस दिन हम लोग को आदत नहीं है पढ़ाने का उस दिन हमको पढ़ाने खड़ा कर दोगे, तुम्हारा यही हाल रहेगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आज के दिन हम लोग ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन जाता है, ऑफलाइन जाता ही नहीं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आगे मान लो मैंने कर दिया 3d5, मैंने कर दिया 4s1, ठीक है। मुझे सिर्फ पीरियड एंड ब्लॉक बताना है। तो पीरियड आई होप ये पीरियड नंबर 4 होगा क्योंकि n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 4 है, बराबर, पीरियड नंबर 4 हो गया। और अगर ब्लॉक की बात करूं तो ये डी ब्लॉक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप n प्लस एल चेक करो, मैंने पहले बताया इसके सामने डी आ जाए पहले तो एक बार रुक जाना थोड़ा सा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो ब्लॉक क्या हो गया डी, बहुत खुजली है, ठीक है। तुम्हारा मैं पहले लिख के दे, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम स्मार्ट ओवर स्मार्ट, ठीक है। पीरियड नंबर 4 ब्लॉक क्या हो गया आपका डी।
समझ में, इतना छाप डालो उसमें नहीं है नोट्स। हाँ बोलो, बोलना है। दिखेगा बेटा तुमको? ठीक है, यहाँ से देखा करना, इसके नीचे स्कैन करो ऐसे। क्या चुटकी क्यों नहीं लाई? क्या करने आए हो? बात करने आए हो? आपकी आदत बेकार। हाँ बहुत अच्छी। थोड़ा ज्यादा तो लिखना है, ये लाभ अभी नहीं तो उसमें नोट्स मिलेगा नहीं है, क्या मैं चलो नोट्स को लिखूं, स्कैन करो भेजो, बिल्कुल तुम आलसी हो जाओ। तो बड़ा मजा आ रहा है यार, ये तो बिल्कुल नहीं लिखाते, बहुत अच्छे हम लिखाने लगेंगे तो हम कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। सब मेरे काम से स्टार्ट करेंगे। क्यों दो दिन तक मार्केट में आ रही है। मतलब आप लोग घर पे ग्राउंड लगाएंगे ना, समझा कुंदरा बस से आती है क्या? बस से आती है। देखा था ये कैसे लगता है? दिन जाता है क्या है? कहाँ काशी में रहते हैं क्या? इधर दो दिन में एक को लिख देता, दो लोगों में से एक को आगे खड़ा करना पड़ेगा स्कूटी में। तो पीरियड एंड ब्लॉक निकालना आप सीख गए। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? पीरियड नंबर। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेक्शन में क्या होगा वो क्या कहलाएगा? ब्लॉक। ठीक है,
हम निकालेंगे ग्रुप, ठीक है, किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, कौन सा कौन सा क्या संतोषी माता ये रुक जाए क्या मदद करो संतोषी माता। चल अब चलो बेटा ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं अपन लोग। देखो ग्रुप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्या रहेगा, थोड़ा सा उसमें आपको जजमेंट लेना पड़ेगा ग्रुप का। तो हर ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निकाला जाता है उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ब्लॉक, तो जब भी ग्रुप निकालना होगा पहले आपको ब्लॉक निकालना ही पड़ेगा कि किस ब्लॉक से, तभी तो पता हो। अगर मान लो आपका एस ब्लॉक आ गया तभी बताओगे ना कि एस ब्लॉक में ग्रुप 1 से है कि ग्रुप 2 से है। पी ब्लॉक आ गया तभी बता पाओगे ना कि 13 से है कि 14 से है कि 15 से है कि 16 से है कि 17 या 18। ठीक है, बाकी अगर 3 to 12 आ रहा है तो पी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक की बात ही नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, उसको अलग से बता देंगे। देखो अगर मेरा ब्लॉक आया एस, ठीक है, एस ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निकाला था बहुत ध्यान से समझना। एस ब्लॉक अगर आ गया, आपने कंफर्म कर लिया कि ब्लॉक क्या है एस, तो चेक करना कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या वो NS1 आया है या NS2 आया है। पहले चेक करना ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में गया, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है तो वो ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है तो ये ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे का एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं 1s2 2s2 2p6 3s1, चलो पीरियड ब्लॉक ग्रुप तीनों बताते हैं। हाँ पीरियड 3 लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एस। अब एस ब्लॉक आ गया, अब जब ब्लॉक एस आ गया अब कंफर्म करो जो एस ब्लॉक आया उसमें इलेक्ट्रॉन NS1 है या NS2 है, NS1 है यानी ग्रुप। इसका मतलब जो ग्रुप है वो 1 है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए नहीं दिख रहा है 3s2। ठीक है, चलो पीरियड ब्लॉक और ग्रुप बताओ। पीरियड नंबर वेरी गुड, ब्लॉक एस, ग्रुप 2 क्योंकि देखो NH2। आई होप एस ब्लॉक कंफर्म हो गया। एस ब्लॉक ग्रुप कैसे निकालते हैं, आइए जरा पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकालेंगे। ग्रुप निकालना है पहले ब्लॉक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ब्लॉक है। पी ब्लॉक में जो ग्रुप होगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस number of electron in last p subshell। ठीक है, लास्ट p सबशेल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं आपसे बोलूं बेटा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 इसका पीरियड ब्लॉक और ग्रुप बताओ। ठीक है, तो पीरियड में n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू बताओ कौन सी है 3, तो पीरियड हो गया 3। ब्लॉक कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया है p, तो p हो गया। अब अपने को ग्रुप बताना है, तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट p, जानबूझ के लास्ट p लिखा है, नहीं तो ये भी जोड़ लेते 6 3 8। ठीक है, बात समझा ना। लास्ट p सबसे लास्ट में कितने हैं 3, तो 12 प्लस 3 कितना 15। चेक कर लो ये फास्फोरस है 15 में ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, बात समझा क्या? चल अगला देखिए। सॉरी बेटा, आज हम गलती कर सकते हैं। 2p6, चलो इसको यही था। इसका बताएं पीरियड ब्लॉक और ग्रुप। पीरियड क्या होगा 2, ब्लॉक क्या होगा p,
और ग्रुप क्या होगा 12 + 6 यानी 18 इनर्ट गैस है ना, नियॉन लिखा हुआ है। बात समझा क्या? आगे समझो पी ब्लॉक, कुछ नहीं करना है, 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में उसको ऐड कर दो, खत्म कहानी। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ किया? पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। गाजा मार के इधर 80 आया समझ में? समझ किया। चलिए पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप। पीरियड नंबर 4 ब्लॉक बेटा पी ब्लॉक। ग्रुप की बात करें तो 12 + 2 14। चेक करिए कार्बन फैमिली से बिलोंग करेगा ये। ठीक है 4s2 आई हैव सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन जर्मनी। चलो देखो आ रहा है कुछ समझ में लिखने के? ट्वेल्व कैसे है? हाँ लवली वेरी नाइस बेटा। कहाँ पे 12 कहाँ है? ये फॉर्मूला है पागल। ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला दिया है 12 प्लस लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पीस ऑफ सेल। 12 कहाँ से आया? ओके अच्छा सर, समझा? अच्छा ठीक है। आप समझा सर। नहीं संतोष पाल याद आ उन्हें क्या लगता है कि से पढ़ रही है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, वो नहीं पढ़ता था ना इसलिए पूछ रहा हूँ। कहाँ अच्छे पढ़ता तो वीडियो में रहता ना बेटा। हाँ दोस्ती है ना पहचान तुमको नहीं पता होगा सब संतोष पाल यार इधर बैठा था अभी अभी रिसेंटली बात हुआ ना। हाँ संतोष पाल अभी याद है। मैं गलत आपको दिमाग में आपने भी पिटवा दी। पर संतोष पाल का इंस्टाग्राम है। हाँ इंस्टाग्राम पे मैसेज करता था। मैं क्यों क्या सामने क्या नहीं चला था।
बिल्कुल याद है। हाँ तुम लोग कौन बता रहे हो? हाँ? कैसे है तुम्हारा भाई हमारा है कॉमर्स का था। तो आपके सबसे अच्छे नीरो ने तुमको बोला नीरो से नहीं काम थी तू अच्छा उसको तो बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा पढ़ने में बहुत नीरो को भी आई थिंक नीरो नीरो मेरा पहला बैच 11 वो 17 पास हुआ ना 16 नीरो पहला बैच था। चलो अच्छी जगह डाउट आता है क्या अच्छी जगह नहीं हाँ? सेलेक्ट किया है तो अच्छा ही है अभी तक तो सबसे पढ़ लिया हो गया तो समझ में आ ही गया ठीक है हो गया बेटा ग्रुप नंबर लिख लिया एस ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालते हैं पहले ब्लॉक निकालो फिर NS1 और NS2 पी ब्लॉक में ब्लॉक डिसाइड करना आपको आता ही है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट पी सबशेल चलिए अब जरा डी ब्लॉक को देख लेते हैं एफ ब्लॉक में सिंपल सा ट्रिक दे दूंगा एफ ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ठीक है क्योंकि एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तुम कुछ प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि बड़ा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एफ ब्लॉक का दिखेगा भी कि यार इलेक्ट्रॉन एफ में पड़ा हुआ है लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर भी बोला जाएगा ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है अजीब सा बिहेवियर उनका ठीक है तो वो आप नेक्स्ट ईयर ही पढ़ोगे एफ ब्लॉक में क्या है कैसे है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे बेटा एक्सेप्शनल है मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से कलर के हिसाब से वहां का इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ जा रहा है यहाँ वाला कूद के वहां चला जा रहा है बहुत एक्सेप्शन है एफ ब्लॉक में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कुछ नहीं कर पाओगे आपका सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा भैया अगर ये अटॉमिक दिख गया तो एफ ब्लॉक मार देना बस ठीक है आइए अब जरा डी ब्लॉक की बात करते हैं डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालते हैं यहाँ तो देखो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी सबशेल अब यहाँ पे कुछ लोग n-1 डी सबशेल बोल देते हैं बात वही है मैं लास्ट डी सबशेल बोल रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने को एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 बराबर अब आपसे बोला बताइए ब्लॉक पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप तो अगर मैं पीरियड की बात बोलूं तो n की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 4 दिख रही है तो पीरियड तो हो गया 4 ठीक है ब्लॉक की बात करूं तो ये डी ब्लॉक ऐसा ही बोलूंगा क्योंकि n+l लगा के चेक कर लेना ठीक है ब्लॉक डी अब अगर ग्रुप की बात बोलूं तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट डी आई होप यही लास्ट है इसके पहले कोई डी है इसके बाद कोई डी है इसका 2 + 3 ये 5 ग्रुप नंबर 5 से आ गया समझ में आ गया क्या (3d8 4s2 ये आ गया आपके सामने अब इसका पीरियड ब्लॉक और ग्रुप बताना है पीरियड क्या होगा इसका 4 ब्लॉक डी और ग्रुप की बात करूं तो 2 + 8 10th ग्रुप में है ये देखो निकल करके रखा होगा 10th ग्रुप में ठीक है 28 भरा है मैंने समझ में आ गया क्या हाँ यहाँ पे एक गलती होती है ग्रुप निकालते समय याद करो क्रोमियम और कॉपर का मैंने बताया था एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला था जब डी में 4 या डी में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एस वाला एक इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है बताया था ये बात इसको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं तो वहां थोड़ी सी गलती हो जाएगी कैसे जरा बस उसी को समझ लो बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे जैसे मैं 24 क्रोमियम की बात करूं तो इसको अगर मैं भरूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 होना तो ये चाहिए देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24 ठीक है इलेक्ट्रॉन हो गए 3d से पहले 4s भरा जाता है तो नॉर्मली
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होता है, बट ये एक्सपेक्टेड होता है। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है। तो हमने बताया था डी ब्लॉक में एक्सेप्शन होता है कि अगर डी में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, डी में, जिससे इसको हाफ फिल्ड कर देता है और इससे इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। भाई यहाँ 9 रहेगा तो 10 हो जाएगा, फुल फिल्ड हो जाएगा। तो ये काम कब होता है, जब डी में 4 या डी में 9 इलेक्ट्रॉन दिखे, तभी एस वाला एक इलेक्ट्रॉन डी में आता है। तो इसका जो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ऑब्जर्व, ठीक है, एक्सपेक्टेड वो था, ऑब्जर्व समझा, यानी ये रियल है जो होता है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग काम करूं और पीरियड ब्लॉक ग्रुप निकालूं तो ग्रुप में आप धोखा खा जाओ। कैसे, जरा देखो। अगर मैं पीरियड की बात करूं, पीरियड ब्लॉक कभी नहीं गलत होगा। पीरियड एन की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, 4। ब्लॉक सबको पता है डी। अब अगर मैं यहाँ पे ग्रुप निकालूं बेटा, तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट डी 5, 5 प्लस 2 7। अपनी बुक में चेक करिए क्या क्रोमियम 7th ग्रुप में है क्या, तो 6 में दिखेगा, बराबर है ना। क्रोमियम अब यहाँ पे क्या आ रहा है 7, यानी गलत हो गया कि नहीं हमारा ग्रुप, बराबर ना, क्रोमियम 6 में होगा, तो ये क्या हो गया 7 में। इसका मतलब जब डी में 4 या डी में 9 इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो आप एक्सपेक्टेड से ही ग्रुप निकालोगे। देखो, आप एक्सपेक्टेड से पीरियड निकालो, गलत नहीं होगा, यहाँ से पीरियड निकालो, गलत नहीं होगा, यानी एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व से अगर आप पीरियड और ब्लॉक निकालो कभी गलती नहीं होगी, लेकिन ग्रुप गलत हो गया आपका जब आपने राइट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। तो ध्यान रखिएगा, जब डी में 4 या डी में 9 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक्सपेक्टेड वाले से ही ग्रुप बताइएगा। तो ग्रुप की अगर बात करो यहाँ पे, तो 2 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन इन डी 4, 2 प्लस 4 6, अब सही आ गया। देखो क्रोमियम का बात समझा क्या, यानी जब भी डी में 4 या डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स हो तो आप ये आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आपका ग्रुप गलत आएगा सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद। तो आप क्या करिए, एक्सपेक्टेड से ही ग्रुप बताइएगा जब डी में 4 या डी में 9 इलेक्ट्रॉन दिखे तो। जैसे कॉपर, एक और एग्जांपल है, चलो। हाँ हाँ ठीक है भाई, मत लिखिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d9 4s2। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो मुझे खुद देखो मिटाना पड़ गया, क्योंकि आज इतनी गंदी हो जाती है ना कि सब एक्सेप्शन बिल्कुल याद रहता है। तो आपको भी क्या होगा, आप ये वाला कभी लिखोगे नहीं, आने वाले 2 साल में खुद देखना आप, जब आप लिखोगे ना अपने आप, तुम यहाँ 10 कर दोगे, यहाँ 1, अपने आप तुम्हारी पेन चल जाएगी, ठीक है, कि एक्सेप्शन है कॉपर। जानबूझ के देखो, मैं भी लिख के मिटाया, मुझे क्या लिखना चाहता, 3d10 है 4s1, सही वाला लिख रहा था मैं, ऑब्जर्व, ठीक है, तो अपने आप होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये है आपका एक्सपेक्टेड, हाँ तो यही चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार डी में 9 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक्सपेक्टेड से ही सब बता दो, बराबर, आप मत लिखिए ऑब्जर्व वाला, ठीक है, आप एक्सपेक्टेड से ही सब बता दो। बट क्या होता है, 2 साल पढ़ते पढ़ते आप ये लिखोगे ही, आप 3d 4s1 लिखोगे और ये चीज पता भूल जाएगा, और फटाफट आप पीरियड ब्लॉक ग्रुप निकाल के दे दो और गलत हो जाएगा वहां। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज को ध्यान समझिए, डेटा कलेक्ट करिए दिमाग में, अगर डी में 4 या डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो आपको क्या करना है, ग्रुप जो है वो एक्सपेक्टेड वाले से ही बताना है। तुम्हारा पीरियड ब्लॉक देखो दोनों सही आया, एक्सपेक्टेड से भी सही आया था ऑब्जेक्ट से, लेकिन ग्रुप गड़बड़ हुआ तुम्हारा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करिए, यहाँ से बता दीजिए आप चाहे, ठीक है। तो पीरियड में बोलूँ तो क्या होगा बेटा, 4 एन की लार्जेस्ट वैल्यू, ब्लॉक क्या होगा बी, और अगर मैं ग्रुप की बात बोलूँ यहाँ से तो क्या होगा 2 प्लस 9 ना 11, वो बिल्कुल सही आया होगा, कॉपर 11 में होगा, ठीक है। और यही अगर तुम क्या करते, इसका एक्सपेक्टेड ना लिख के इसका रियल वाला लिख देते, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, कुछ टेबल बना देते इसका एक इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है। तो तभी भी तुम्हारा पीरियड गलत ना होता, 4 ही आता, तुम्हारा ब्लॉक भी गलत ना होता, 3 ही आता, बट तुम्हारा ग्रुप गलत रहता है, 2 प्लस 10 करके इसको तुम 12 ग्रुप में डाल देते और कॉपर 12th में नहीं है। बात समझा क्या, ये समझ लीजिए। एंड द लास्ट एफ ब्लॉक के लिए एक बार बता देता हूं तुमको, कुछ नहीं, ध्यान रखना है बस क्या, कि अगर एटॉमिक नंबर 58 to 71 दिख रहा है, या फिर एटॉमिक नंबर 90 to 103 दिख रहा है,
तो समझ जाना ये एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एफ ब्लॉक से। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको ध्यान रखना है एफ ब्लॉक के लिए। 58 to 71 लैंथेनाइड्स, 90 to 103 एक्टिनोइड। और एफ ब्लॉक में आपको सब मैंने लिखा के दिया है कि अगर ये एटॉमिक नंबर है, भाई देखो ब्लॉक तो कंफर्म हो गया, ठीक है। और आपको पता है पीरियड, तो लैंथेनाइड का पीरियड हमने लिखा के दिया है, पीरियड नंबर 6 में होते हैं, और इनका जो पीरियड नंबर 7 होता है, इन एटॉमिक नंबर का पीरियड नंबर 7, और दोनों के दोनों ग्रुप 3 में ही होते हैं, बताया था पीरियड के। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों ग्रुप 3 में ही होते हैं। बात समझा? लिख डालिए, खत्म हो गया आपका पीरियड। सर स्क्रीन क्या स्क्रीन? स्क्रीन दिख नहीं रही है। कैसे दिखेगी? अभी दिखी क्या? नहीं दिख रही है? बाकी लोग को आप भी दिक्कत क्लियर है। फिर से गया सर।
हो गया? चलो, तो इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर फिनिश। ठीक है, हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ना। काफी वेट कर रहे थे आप इस चैप्टर का, स्टार्ट कर रहा हूँ आज। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नोट्स आपको मैं भेज दूंगा, आप बस सुनिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखो एटम के बारे में बेटा सबसे पहले तो डाल्टन्स ने ही बताया था, जिसको हमने आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी करके लिखवाया था। कि डाल्टन्स का क्या मानना था कि जो एटम्स आर द इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर, वो बोला था कोई भी चाहे सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सब छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। डाल्टन्स की थ्योरी आप वहां से देख लीजिएगा, वहां में लिखा है 4-5 पॉइंट में दिया हूं डाल्टन्स की बात। सबसे पहले एटम के बारे में डाल्टन्स ने ही बताया था। ठीक है, कि एटम्स आर द ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, डिफरेंट एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। यानी डाल्टन ने ये सब बातें बता दी। और डाल्टन्स को नहीं मालूम था कि एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये डाल्टन्स नहीं मालूम था। उसको पता था कि भाई एटम जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है किसी भी मैटर का, उसको हम एटम बोलते हैं। ये डाल्टन्स ने बताया, और हमारे इंडिया में कणद ऋषि ने भी यही बताया था, तभी नाम उसका पड़ा कणद ऋषि। ठीक है, तो उन्होंने बताया था भाई एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है किसी भी मैटर का, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब डिस्कवरी आगे बढ़ी तो पता चला यार एटम्स के अंदर भी तो बहुत कुछ चीजें होती हैं। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, मेसॉन है, पाई मेसॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, दुनिया भर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसका मतलब डिस्कवरी होने लगी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहां मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हालांकि ये वाला पोर्शन आपके यहाँ पे रिड्यूस सिलेबस में हटाया गया है। ठीक है, इस साल के लिए। ठीक है, बट अपन लोग पढ़ेंगे तभी तो बेस क्लियर होगा। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कहानी की तरह सुन लीजिए, कहानी ही है पूरी। एक्सपेरिमेंट या इसको हम CRT बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। कैसे हुई जरा समझो कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने से पहले क्या है ना कि दो तरह के लोग होते थे, एक जो साइंस को मानते थे, एक जो साइंस को नहीं मानते थे। ठीक है, जब थंडरस्टॉर्म होता था, जब बिजली चमकती थी आकाश में, तो प्रीस्ट लोग लोगों को डराते थे कि ये सब भगवान कर रहा है, देखो तुम पाप कर रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के लोग थे उनको ये बात नहीं हजम होती, ये देखो भगवान भगवान नहीं कर रहा है, ये एक फिजिकल फिनोमिना है। ठीक है, जो बिजली चमक रही है आकाश में, आप डरा रहे हो लोगों को, देखो भगवान नाराज है तुमसे। ठीक है, ठीक है, समझ ऐसी बस थियरी है, हिस्ट्री है, आप हिस्टोरिकल अप्रोच पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या था, प्रीस्ट लोगों का मानना था कि जो बिजली चमकती है, जो थंडरस्टॉर्म होता है, ठीक है, वो भगवान करता है। लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के लोग थे उस समय, उनका मानना था यार ये भगवान नहीं, ये तो लैब में भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने तक फैराडे ने DC बैटरी बना दी थी। फैराडे का बैटरी बन चुका था, उसने एक पॉजिटिव प्लेट जिसको एनोड बोला, एक नेगेटिव प्लेट जिसको कैथोड बोला। जब दो अपोजिट चार्ज की प्लेट को मिलाता था तो स्पार्किंग होती थी। ठीक है, तो DC बैटरी बन चुकी थी इलेक्ट्रॉन के पहले, फैराडे ने बना दिया था DC बैटरी को। तो क्या हुआ, तो जो साइंस स्ट्रीम के लोग थे उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, बोले नहीं यार ये तो फिजिकल फिनोमिना है, बिजली का चमकना, ये तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो बोला प्रीस्ट लोग बोला ठीक है फिर करके दिखाओ लैब में ये जो काम हो रहा है।
तो इस चैलेंज को सबसे पहले एक्सेप्ट किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ये सब बातें लिखाऊंगा नहीं, ये सब थियरी है, हिस्ट्री है, सुन लो बस। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज को लिया कि ठीक है भाई मैं करके दिखाता हूँ, और वो फिलाडेल्फिया की चर्च पे चढ़ गया। ठीक है, चर्च के एकदम टॉप फ्लोर पे, और वहां एक मेटल की काइट बनाई, पतंग बनाई, मेटल मैलिएबल होता है, और उसमें थ्रेड लगाया मेटल का और एक बेल जोड़ दी। ठीक है, और उस पतंग को काफी ऊपर तक उड़ाया, और जब बिजली चमकी, ठीक है, तो उस पतंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होके कहां पे आई, थ्रेड में जो जोड़ा था, और उसमें जो बेल लगाई थी बेल बजने लगी। ठीक है, क्यों लगा भाई कि देखो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है मेटल वायर में, बट इसको बहुत से लोग नहीं मानते। बहुत लोग का मत है यार ऐसा कैसे हो सकता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को तो जिंदा ही नहीं बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज वहां जनरेट होता है, अगर वो पतंग उड़ा रहा है उसको तो मर जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीजें फिर धीरे धीरे क्या खत्म होने लगी। ठीक, उसके बाद आए अपने जे थॉमसन, उन्होंने इस चैलेंज तो सबने लिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया, बट उसको इतना सक्सेस नहीं मिला। ठीक है, बोला भाई तू अगर ऐसा कि तुम्हारे मेटल के थ्रू अगर करंट आया होगा, तुमको तो बचना ही नहीं चाहिए था। करंट कोई ऐसा थोड़ी हो, कम से कम 5000 6000 7000 वोल्ट का करंट होता है। ठीक है, 120 के ऊपर हम सह नहीं सकते हमारी बॉडी। ठीक है, तो क्या होता है, तो उसके बाद आया क्या, जे थॉमसन, उन्होंने क्या किया, पूरा एक सेटअप बनाया। वो कर क्या रहे थे, बहुत ध्यान समझिएगा। उन्होंने फिनोमेना को पहले समझा कि यार ये जो बिजली चमक रही है, चमक कहाँ रही है, बहुत ऊपर, जमीन से बहुत ऊपर। ठीक है, आकाश में चमक रही है, और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है। देखो पहले चीजों को समझा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि उसको क्या करना था, लैब में स्पार्किंग करके दिखानी थी। जो बिजली आकाश चमक रही थी उसको लैब में दिखाने को, लैब में भी स्पार्किंग में करा के दिखा सकता हूँ। तो उसने क्या किया, पहले चीजों को समझा कि यार ये जो फिनोमिना हो रही है वो तो काफी ऊपर, और जमीन से काफी ऊपर हो रही है। इसका मतलब जमीन से जब हम ऊपर चलते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है। इसीलिए अपने कैथोड रे ट्यूब में, देखो बहुत ध्यान समझिएगा, ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब लिया उसने, और यहाँ पे उसने सक्शन पंप लगाया। एक एक चीज को समझा रहा हूँ। सक्शन पंप का काम होता है प्रेशर को मिनिमाइज करना। ठीक है, तो क्यों, उसको पता था यार कि ये जो फिनोमिना हुई है, स्पार्किंग वगैरह, जो बिजली वगैरह चमकी है, ये तो जमीन से बहुत ऊपर हो रही है। इसका मतलब क्या, प्रेशर तो जमीन से ऊपर चलने पे घटता है। इसका मतलब इस फिनोमिना को कराने के लिए भी उसके यहाँ का प्रेशर क्या करना था, उसको कम करना था। इसलिए उसने सक्शन पंप लगा दिया, पहली रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर क्या देखा कि यार जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर चलते हैं, काफी ऊपर चलते हैं, हल्की गैसों के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती है। जो गैसेस हल्की होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, इनर्ट गैसेस। ठीक है, इसीलिए उसने यहाँ पे क्या भरा था, इनर्ट गैस हीलियम भरा था उसने। ठीक है, क्या भरा था उसने, इनर्ट गैस हीलियम भरा था, क्योंकि पता था कि यार जितना ऊपर जाऊंगा हल्की गैसेस मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जो इनर्ट गैसेस होती है वो कैसी होती थी, हल्की होती थी। इसलिए वहां पे इस ट्यूब में उसने क्या भरा, इनर्ट गैस। और इस ट्यूब के इस छोर को उसने जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी यहाँ पे दोनों तरफ। होता क्या, जिंक सल्फाइड जो है बेटा एक ऐसी स्क्रीन होती है कि अगर उसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल टकराएगा ना तो लाइट पैदा होती है। ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं इसको। अगर जिंक सल्फाइड के पास कोई चार्ज पार्टिकल अगर टकराया तो यहाँ चमक दिखाई देगी आपको प्रॉपर। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दिया उसने। आपको लिखना उखना कुछ नहीं, तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा, बट समझ सब लोग। ठीक है, ZnS, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी दोनों तरफ। और क्या किया उसने बेटा, यहाँ पे उसने एक मेटल की रॉड लगा दी, यहाँ पे भी एक मेटल की रॉड लगा दी। बात समझा क्या। और क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इसको उसने डीसी बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब आपको पता है ये बैटरी का नेगेटिव पोल है। ठीक है, तो इसके पहले फैराडे ने बता ही दिया था कि जो नेगेटिव पोल वाला रॉड होता है उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, कैथोड। कैथोड, और इस रॉड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एनोड बोलेंगे। ये तो मतलब कि फैराडे ही बता के गया था कि दो अपोजिट चार्ज की रॉड को, अगर एक रॉड को आप दो मेटल की रॉड ले लो, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दो तो उस रॉड पे कौन चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। एक को नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दो तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। फिर दोनों को अगर मिलाओगे तो स्पार्किंग, डीसी बैटरी बन चुकी थी इसके पहले। तो यानी क्या किया, यहाँ लिया और यहाँ पे का डिवाइस ऐसा लगा दिया, पूरा डायग्राम वायग्राम मैंने यहाँ से बनाऊंगा। इसको बोलते थे रियोस्टैट, जो वोल्टेज को वेरी करता था, रियोस्टैट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, बहुत ध्यान समझो।
यहाँ पे हीलियम गैस भरी, इनर्ट गैस भरे यहाँ पे वो, और ये जो डिस्टेंस रखा था उसने पूरा, जो कैथोड और एनोड के बीच डिस्टेंस रखा था ये 1 मीटर रखा था, काफी बड़ी ट्यूब बनाया था पहले उसने, ठीक है। और यहाँ पे इनर्ट गैस भर रखा था उसने, क्योंकि उसको पता था यार ये फिनोमेना जमीन पे तो होती नहीं, ठीक है। काफी ऊपर लाइटनिंग हो, थंडरस्टॉर्म जो हो रहा है वो तो क्या हो रहा है, आकाश में हो रहा है, इसका जमीन से काफी ऊपर चले हुए, प्रेशर कम होना चाहिए, तो सक्शन पंप लगा दिया उसने, यहाँ से प्रेशर मिनिमाइज कर सकूं मैं, ठीक है। देखा जितना ऊपर जाएंगे उतना हल्की गैसों मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए उसने इनर्ट गैस भर दिया, कैथोड और एनोड लगा, 2 मेटल की प्लेट लगा दी, ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा, जब उसने पूरा ये सेटअप बनाया, इनर्ट गैस भरा, कैथोड एनोड बैटरी लगाया, सक्शन पंप लगाया, सब कुछ किया, उसके बाद जैसे उसने बैटरी को स्टार्ट किया, यहाँ से स्विच ऑन किया इसका, तो जैसे ही वोल्टेज 10,000 वोल्ट जैसे पहुंचा, तो यहाँ से बेटा स्पार्किंग दिखाई देने लगी, उसको चमक दिखाई देने लगी ऐसे, ठीक है। यहाँ बीच में उसको स्पार्किंग दिखाई दे रही है, चमक दिखाई दे रही है, और ये चमक आकाश में जो बिजली चमकती है तो सेकंड के लिए चमकती थी, ये तो 2 से 3 मिनट तक ऐसे चल रहा था। ये खुश हो गया बिल्कुल, ठीक है, बुला लिया प्रिस्ट लोगों को, आ जाओ, ठीक है, हमने देखो लैब में करके दिखाया ये काम, ठीक है। तो प्रिस्ट लोग आए, हाँ यार सही तो है, ठीक है, स्पार्किंग दिख रही है, चमक दिख रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ भाई, जो चीज आकाश में होती थी वो मैं कहाँ करके दिखाया, लैब में स्पार्किंग करके दिखाया, ठीक है। वो लोग बोलते थे देखो कि ये सब भगवान ही कर सकता है, ठीक है, वो आप लोग बोलते थे ना सब भगवान कर सकता है, देखो मैंने लैब में करके दिखाया, आज से मैं तुम्हारा भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, बात समझा ना, इसीलिए आज से मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तभी से उनका नाम जे थॉमसन से पड़ गया, सर जे थॉमसन, रिस्पेक्ट आ गई लोगों के उनके लिए, ठीक है, नाम क्या हो गया, सर जे थॉमसन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, जब तो सर जे थॉमसन ही पढ़ा होगा, पहले ये जे ही थे, जब इन्होंने ये किया तो सर हो गए, ठीक है, सर जे थॉमसन, बात समझ में आया क्या। तो क्या हुआ, स्पार्किंग हो गए, लोग चले भी गए, हाँ ठीक है। अब इसको क्या करना था, देखो एक बार दिखा दिया, अब इसको खुद एक्सपेरिमेंट करना था, यार ये जो रेज है ना, इनका नेचर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्या है इसमें, क्या पार्टिकल नेचर है, क्या इसमें मास है, क्या इसमें वेलोसिटी है, तो सब कुछ इनको एक्सपेरिमेंट से बताना था उनको, मतलब आप लोग आके देख के गए कि हाँ भाई स्पार्किंग करा दी, बट इनके दिमाग में था यार कि ठीक है ये रेस तो निकल रही है, पर इसका नेचर कैसा है, इसको भी समझा जाए कि यार ये रेस पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, क्या इस रेज में पार्टिकल नेचर है, मास है, वेलोसिटी है, ये सब पता किया जाए। और एक्चुअली ये जो चमक, ये जो रेस निकल रही है, ये है क्या एक्चुअली, ठीक है, बाद में इसी को तो इलेक्ट्रॉन नाम देगा वो, ठीक है। तो जरा सुनो, उसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, मैं इसी एक ही डायग्राम में सब बना दूंगा, उसका पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसने कुछ काम किया, उसने कुछ भी बताया कि देखो ये वोल्टेज बेटा बहुत खतरनाक वोल्टेज, ठीक है। अब हम लोग 120 वोल्ट के ऊपर हमारे लिए डेंजरस खतरा हो जाता है, और कितने वोल्ट पे सर काम कर रहे थे, 10,000, हो सकता है सर के भी लाइफ को खतरा रहा, 10,000 पे सर थॉमसन ही निपट जाते, तो इसीलिए पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने सोचा कि यार चलो इस तरह पहले वोल्टेज कम कर, ये तो मेरे लिए भी खतरनाक है, ठीक है। तो उन्होंने वोल्टेज, उन्होंने कुछ चीजें बताई, उन्होंने क्या बताया कि जो स्पार्किंग देखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने कैथोड किस मेटल का बनाया है, किसका बनाया है, ठीक है, मतलब, और एनोड, एनोड तो आप किसी मेटल का बनाओ फर्क ही नहीं गिरता, क्योंकि रेस कहां से निकल रही थी, कैथोड से, बोले एनोड किसी का भी मेटल का हो सकता है, लेकिन अगर कैथोड आप बेस्ट रहेगा कि अगर आप एल्यूमिनियम का बनाओ तो ज्यादा आपको स्पार्किंग बहुत अच्छे से दिखेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, 3-3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसीलिए क्या होगा कि आपका, उन्होंने बोला कि भाई देखो एनोड आप किसी का बनाओ, यानी कि इस फिनोमिना को देखने के लिए, इस स्पार्किंग को देखने के लिए कैथोड या एनोड की जो ये है प्लेट्स हैं, इनका शेप साइज कुछ मैटर नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कैथोड का साइज बढ़ा दोगे स्पार्किंग ज्यादा दिखने लगेगी, ठीक है। बोले कि द साइज शेप ऑफ कैथोड एंड एनोड नेवर डिस्टर्ब दिस फिनोमिना, ठीक, कुछ भी बनाओ तुम, कैथोड एनोड का शेप साइज कुछ भी रखो, तुम यहाँ प्लेट रखे हो, तुम यहाँ कुछ मत करो, वॉश बेसिन से कटोरी निकाल लो, तो तुम्हारे वॉश बेसिन लगे उसको लगा दो, तब भी ये फिनोमिना हो, बात समझा ना, यानी कि कैथोड और एनोड की शेप साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्पार्किंग पे। हाँ, अगर आपको बेस्ट स्पार्किंग देखनी है ना, तो कोशिश ये करो कि कैथोड एल्यूमिनियम का बनाओ, तो ज्यादा अच्छे से स्पार्किंग दिखेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होती है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बड़ी जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ठीक है। तो उन्होंने कैथोड एल्यूमिनियम का बनाया, तो उन्होंने क्या किया बेटा, 4 एडजस्टमेंट किए, जिससे इस वोल्टेज को पहले उन्होंने कम किया, क्योंकि अब उनको इसका नेचर पता करना था, ठीक है, और अपनी लाइफ को बचाना भी था, तो यार ये वोल्टेज तो बहुत खतरनाक है, इसको कम किया जाए, तो क्या किया उन्होंने, 4 काम किया। पहला काम क्या किया,
ये जो कैथोड और एनोड की डिस्टेंस को 1 मीटर रखा था, इसको ये 10 से 20 सेंटीमीटर तक ले आए, बहुत क्लोज। ठीक है, उनको पता था अगर क्लोज होगा ना तो कम वोल्टेज पे भी ये फिनोमिना देखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, दोनों रॉड के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया, बस 4 एडजस्टमेंट की, उसके बाद जरा देखिएगा फर्क कितना आया। कैथोड और एनोड की बस हर काम कर रहे थे, वो बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे, जब थोड़ा सा घटाया देखा थोड़ा सा वोल्टेज कम हो गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया बेटा, कैथोड और एनोड के बीच के डिस्टेंस को कितना कर दिया, 10 to 20 सेंटीमीटर। दूसरा एडजस्टमेंट क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे कैथोड किसका बना दिया, एल्यूमिनियम मेटल का, एल्यूमिनियम का। तीसरा, यहाँ पे इनर्ट गैस भरा और कोई गैस नहीं भर रहे थे वो, उनको पता था ये फिनोमेना बहुत ऊपर होता तो इनर्ट हल्की गैस ही मिलेगी, जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ये सब। ठीक है, इनर्ट गैस भरा। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एक तो उन्होंने क्या किया, इसके बीच के डिस्टेंस को कम कर दिया। ठीक है, कैथोड किसका बना दिया, एल्यूमिनियम का, और यहाँ पे क्या भर दिया, इनर्ट गैस। जब इतना कुछ इन्होंने किया बेटा, पूरा कुछ इतना करने के बाद, तो क्या इन्होंने देखा कि जो वोल्टेज है ना 10,000 वोल्ट से ड्रॉप होके 2,000 वोल्ट पे आ गया। यानी यही जो स्पार्किंग को 10,000 वोल्ट पे करा देते हैं, वो कितने पे होने लगी, 2,000 वोल्ट पे स्पार्किंग इनकी क्या होने लगी बेटा, होने लगी। ठीक है, चलिए, हाँ, प्रेशर को भी इन्होंने कम किया था, प्रेशर को कर दिया था 10 mmHg, बहुत प्रेशर घटा दिया, कितना, 10 mmHg। ये 4 फैक्टर्स थे, प्रेशर को बहुत कम कर दिया क्योंकि बहुत ऊपर फिनोमेना होती थी, तुमको लैब में कराना था, तो प्रेशर को काफी रिड्यूस किया सक्शन पंप की हेल्प से, 10 mmHg। कैथोड किसका बना दिया, एल्यूमिनियम का। ठीक है, डिस्टेंस कितना कर दिया, 10 से 20 सेंटीमीटर, और इनर्ट गैस भरी। ये 4 एडजस्टमेंट करने के बाद वो जो स्पार्किंग 10,000 वोल्ट कितने में दिखने लगी, 2,000 वोल्ट पे। तो 10 के कंपैरिजन में तो लेस डेंजरस है ना, 10 तो बहुत ही डेंजरस है तो अभी भी खतरनाक। ठीक है, अपने अभी आप लोग देखो, पहले भी जो सीआरटी, अगर पुरानी टीवी देखोगे ना, जो पीछे से काफी बड़ी रहती थी, उसमें कैथोड रे ट्यूब ही लगी रहती थी सीआरटी। अभी तो क्या फ्लैट टीवी आती है, डीडी आती है, एलसीडी आती है। ठीक है, तो अभी की जो टीवी है उसमें जो सीआरटी है उसका वोल्टेज होता है 800 वोल्ट। ठीक है, बट ये भी सोचो 10,000 से लेके 2,000 तक ले आए कम करके। आजकल की जो सीआरटी है उसका कितना होता है, जब आप इंजीनियरिंग अगर करोगे, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगे और इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे तो ये सब चीजें पढ़ोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 से कम करते करते कहाँ ले आए, 2,000 पे, यानी तब भी मतलब काफी सेफ हो। ठीक है, चलिए, तो अब अगर बात करते हैं कि भाई ठीक है ये सब हो गया, इतना कर दिया, अब वो फिनोमेना को आराम से देख रहे हैं। ठीक है, अब उनको क्या पता करना था, ये पार्टिकल का नेचर क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया, क्रॉस लॉकेट एक्सपेरिमेंट। क्रॉस लॉकेट एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, बहुत ध्यान समझना बेटा, क्योंकि थे क्रिश्चियन कैथोलिक थे, तो क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, ऐसा एक लॉकेट पहनते हैं, अगर आपने देखा हो। ठीक है, तो क्रिश्चियन थे थॉमसन, तो अपने लॉकेट को उतारा और यहाँ पे इस जगह पे लॉकेट को अपने माउंट कर दिया, ऐसे यहाँ पे क्रॉस लॉकेट को यहाँ माउंट कर दिया, फिक्स कर दिया ट्यूब में। तो हुआ क्या, उन्होंने देखा क्या कि इस लॉकेट की इमेज यहां बन रही, इस क्रॉस लॉकेट की इमेज यहां बन रही थी। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरी इमेज वहां बन रही, इसका मतलब लाइट सामने से आ रही है, सीधी सी बात है, बात समझा ना। तो क्या होगा, ये क्रॉस लॉकेट की इमेज यहां देखिए कंफर्म हो गए, हो ना हो जो रेज निकल रही है वो कैथोड से निकल रही है। समझा क्या, हो ना हो जो रेज निकल रही है वो कैथोड से निकल रही है, क्योंकि अगर इमेज यहां बनती तो लाइट इधर से आ रही थी, इसकी इमेज क्रॉस लॉकेट की इमेज कहां बनी, इधर, इसका लाइट इधर सामने से आ रही है। समझ में आ रहा होगा सर। ठीक है, लाइट इधर से आ रही है, तभी इमेज कहां पे बन रही है, यहाँ बन रही है। तो ये कंक्लूड कर दिए कि यार देखो कुछ तो है जो रेज निकल रही है वो तो कैथोड से निकल रही है। ठीक है, क्या है वो, कैथोड से निकल रही है। बट अभी उनको नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, मास है, वेलोसिटी है, ये जी नहीं। हाँ, एक बात कंफर्म हो गया, क्रॉस लॉकेट एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर दिया कि द रेज कम्स फ्रॉम कैथोड, क्योंकि क्रॉस लॉकेट की इमेज कहां बनी, इस जगह पे, जिंक सल्फाइड पे। ठीक है, एनोड पे बनी, इसलिए लाइट इसका मतलब सामने से आ रही थी। तो एक तो कंफर्म हो गया भैया रेस कहां से निकल रही है, कैथोड से। है पूरा कहानी समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आ गया क्या, क्रॉस लॉकेट एक्सपेरिमेंट। अब चलो, रेस तो बदल गया भैया, कैथोड से निकल रही है। अब एक तो कंफर्म हो गया रेस तो कैथोड से निकल रही है। अब इनका क्या था, ये पता करना कि क्या यार इस रेस में पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। क्या ये पार्टिकल है रेस, इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं क्या, क्या उस पार्टिकल का कुछ मास है क्या,
उस वेलोसिटी है क्या कुछ रेस की, ये पता करना था इनको। ठीक है, तो इन्होंने किया पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट, सेकंड इनका था पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। वो क्या होता है, कभी देखो अगर गांव वगैरह में जाओ तो जब मेला वगैरह लगता है तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेटा, एक फिरकी होती है, उसको लेके घूमते हैं और से गोल गोल घूमती है हवा से, देखा है क्या? तो बस कुछ वैसा ही पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रैक्शन लगाया, पहले बहुत ध्यान समझिए, यहाँ तक एक ऑब्स्ट्रैक्शन लगाया और जो व्हील था ना उसका आधा पार्ट ही क्या था, ऐसा बनाया, मतलब इस वाले जो ब्लेड्स हैं इस पे रेस नहीं आ पा रहे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया ऐसे, और यहाँ आप व्हील का आधा पार्ट रेस के कांटेक्ट में डाला, आधा पार्ट रेड के कांटेक्ट में नहीं डाला। तो हुआ क्या बेटा, जब ये रेस आई और इस पैडल व्हील से टकराई तो ये व्हील घूमने लगी। ठीक है, ये व्हील घूमने लगी, और जब ये व्हील घूमने लगी, जब बच्चे उसको लेके दौड़ते हैं क्यों घूमता है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स आके उससे टकराते हैं और एयर के पार्टिकल में मास होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, इसका मतलब एयर के पार्टिकल में मोमेंटम होता है, इसलिए चीज घूम गई। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रेस आई और पैडल व्हील को घुमा दी, इससे ये कंफर्म हो गया यार ये रेस वेव नहीं है, पक्का इसमें कोई ना कोई पार्टिकल है जिसका कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ये कंक्लूड कर दिया है, यानी उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मोमेंटम। बात समझे ना, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट जो हुआ, मैंने इसको नोट्स में तीनों अलग अलग बना के दिखाए हैं, बट यहाँ मैं एक ही में सब समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव किया कि जो पार्टिकल्स हैं, जो रेज हैविंग पार्टिकल नेचर, दिस इज नॉट द वेव, ये क्या है, पार्टिकल नेचर, यानी इसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई पार्टिकल है, कोई ना कोई पार्टिकल है जिसका कुछ ना कुछ, जिसकी कुछ ना कुछ, तो वही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही था। बात समझा क्या, बात समझ आ रहा है क्या? तो क्या हुआ बेटा, पार्टिकल नेचर कंफर्म हो गया, पैडल व्हील घूमने से पार्टिकल नेचर कंफर्म हो गया, इसमें कुछ ना कुछ मास है तभी ने इसको बुलाया, और वो चल रही है तो वेलोसिटी है। भाई तुम्हारा भी कुछ मास है, जब तुम चलते हो तो वेलोसिटी होती है, तुम्हारा भी तो मोमेंटम है। बात समझा क्या? तो इससे पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट से क्या कंफर्म हो गया बेटा कि दिस रेस कंटेन्स पार्टिकल नेचर, हो ना हो कैथोड रेस में कोई ना कोई पार्टिकल जरूर है जो जब चल रहे इसको हिट किए तब ये घूमा। बात समझे ना, इसमें पार्टिकल नेचर है, इसमें कुछ ना कुछ मास है। ठीक है भाई, बिना मास के कोई मतलब नहीं है, पार्टिकल अगर मास ना हो तो मतलब क्या है, आप नॉर्मल में बोलूं, सनलाइट में जरा उसी फिरकी को लेकर सनलाइट में खड़े रहिए, क्या घूमेगा? जो सन की लाइट होती है ना बेटा, उसमें क्या होता है आपका, उसमें वेलोसिटी और मास होता ही नहीं उस लाइट में, इसलिए वहां पे चीजें घूम नहीं पाती। तो यहाँ पे जो कैथोड जो पार्टिकल था उसका क्या था, कुछ ना कुछ मास था, कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, इसलिए उसको घुमा दिया पैडल व्हील। ठीक है, जिससे कंफर्म हो गया भाई ये जो रेज है ना कैथोड रेज जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई ना कोई पार्टिकल है, और वो जो पार्टिकल उसका कुछ ना कुछ मास होता है। आज तुम्हें आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। बात समझा ना, तो क्या हो गया आपका, उसका मास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ मास, और वो कोई पार्टिकल है। एक बात समझा, पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट समझ आया? चलो कंफर्म हो गया भाई पार्टिकल। अब इनको पता करना था यार पार्टिकल क्या है, क्या उस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या उस पे नेगेटिव चार्ज है, तभी तो कुछ बोल पाएंगे ना। तो उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, वो क्या किया बेटा, इन्होंने क्या किया बेटा, इसी कैथोड के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, मतलब क्या, ये इधर रख दिया आपका पॉजिटिव प्लेट और इधर रख दिया उन्होंने नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक लगा दी। तो क्या हुआ, जब कैथोड रे जो पहले सीधी जा रही थी, यहां से निकल के यहां जा रही थी, अब दे आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, दे आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो अगर ये रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हुई तो कंफर्म हो गया कि जो पार्टिकल है उस पर नेगेटिव चार्ज। बात समझा ना, तो कंफर्म कर गए, एकदम बिल्कुल श्योर हो गए कि हो ना हो कैथोड रे में जो पार्टिकल है ना, जो पैडल व्हील को घुमा रहा था उस पर नेगेटिव चार्ज, उस पर क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट बेटा, एक मेटल की प्लेट लगा दीजिए, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कहने का मतलब क्या, मैं एक प्लेट यहाँ रख दूं मेटल की, एक यहाँ रख दूं और इसको अलग से बैटरी जोड़ दूं, माइनस और प्लस, प्लस और माइनस, इस प्लेट पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, इसमें क्या जाएगा बेटा, नेगेटिव। समझा? जब रेज निकल रही थी जब तक कोई चार्ज नहीं था, रेज सीधे पॉजिटिव, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ आ रही थी। अब जब पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, नेगेटिव प्लेट लगा दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये रेज जो सीधे जा रही थी वो टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट डाइवर्ट हो गई, और पॉजिटिव तरफ डाइवर्ट हो गई, पक्का इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज है ना। इससे कंफर्म हो गया ये जो कैथोड रे में जो पार्टिकल है ना उस पर नेगेटिव चार्ज, और इसी पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, उसका साइन दिया E-। बात समझा ना, हो गई डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की।
समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको क्या नाम दिया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन को E माइनस, यानी उनका साइन कुछ ऐसा था 1E माइनस, इलेक्ट्रॉन नाम दिया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने कर दिया। बात ये आती है, ठीक है सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई, सर ये आपने जो इलेक्ट्रॉन का मास लिखा है ये कहां से आया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। कहां से आया? देखो, पहली बात तो ये साहब कुछ नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। ये केवल एक ही चीज बताए थे, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। यानी सर जे थॉमसन ओनली कंक्लूड स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाँ उस स्पेसिफिक चार्ज से हम आराम से मास निकाल सकते थे। इनका क्या था, इन्होंने केवल क्या बताया था इलेक्ट्रॉन का? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज इसको हम एस से दिखाते हैं, वो होता है चार्ज पर मास, चार्ज पर यूनिट मास, ये बताता है एस। और इसकी वैल्यू होती है समवॉट 1.75 × 10⁻⁻11 कूलम पर केजी। ये आपको मदद करना है, रट्टा मारना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो 1.75 × 10, चलो कुछ नहीं दिख रहा होगा यार, 1.75 × 10⁻11 केजी, ये बिल्कुल रट लेना। इसका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है। अब बात आती है सर स्पेसिफिक चार्ज क्या था? Q/m। तो मास तो निकाल सकते हैं, बट सर अपने को तो चार्ज भी नहीं पता ना इलेक्ट्रॉन का। नो डाउट सर, अगर मैं यहां से क्या करूं, स्पेसिफिक चार्ज इनटू मास इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या? Q अपॉन स्पेसिफिक चार्ज। सर स्पेसिफिक चार्ज तो अदर को सॉरी आपके ये बता के गए हैं सर थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज तो इतना ही होता है कूलम पर केजी। ठीक है, ये क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है अभी के लिए नहीं पता, बट अपने को पता ना ये होता है चार्ज। अभी रख के आंसर निकाल देता हूँ, फिर बताता हूँ। चार्ज बताया था मिलिकन, पढ़ेंगे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब सॉल्व करोगे आएगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। यहाँ से आता है इलेक्ट्रॉन का मास। यहाँ से आता है क्या? इलेक्ट्रॉन का मास। उन्होंने बताया था स्पेसिफिक चार्ज, उन्होंने क्या बताया था? स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज पर यूनिट मास बता के गए थे वो, चार्ज पर यूनिट मास। और ये वैल्यू आपको रट्टा मारनी है। स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.75 × 10⁻⁻11 कूलम पर केजी। अब यहाँ से हम मास तो निकाल सकते थे, बट प्रॉब्लम सर ये तो आपको पता था, उन्होंने बताया था। ये कहाँ से आ गया? ये आपने कैसे रख दिया? तो अभी जस्ट आ रहे हैं इस टॉपिक पे कि हाउ टू फाइंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकाला गया? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बताने वाले जे थॉमसन नहीं थे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बताया था मिलिकन। ठीक है, मिलिकन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। क्योंकि अभी हमें चार्ज पता था, तो हमने इस फॉर्मूले से आपको मास निकाल के बस सिखा दिया। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये सब डेटा आपको याद करना है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, प्रोटॉन का मास कितना, प्रोटॉन का चार्ज कितना, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना, न्यूट्रॉन का मास कितना, ये सब रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम निकाल के आपको दिखा दें कहां से आया। बस बात आती है सर, ठीक है ये कहां से आया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कहां से लाती है? तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को चार्ज को एक्सप्लेन किया था, बताया था, निकाला था साइंटिस्ट थे मिलिकन। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए देखिए, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए देखो स्पेसिफिक चार्ज तो बता दिया था इन्होंने, सर जे थॉमसन ने। उससे अपन लोग मास भी निकाल लिए। मास कैसे निकाल पाए? जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा। क्वेश्चन अराइज हुआ था चार्ज कहां से आया? चार्ज तो उन्होंने नहीं बताया था। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम पढ़ेंगे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये क्या किए थे जरा वो समझो अब, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बताने के लिए। देखो इन्होंने बेटा एक कंटेनर लिया था, बहुत ध्यान समझिएगा अच्छे से एक्सपेरिमेंट को। इन्होंने एक कंटेनर लिया था यहाँ पे, और इसके दो पार्ट बनाए थे इन्होंने। इस कंटेनर में इन्होंने दो पार्ट किया था। ठीक है, डायग्राम में देख लेता हूँ, डायग्राम गलत बन जाता है कभी कभी, गलत ही बनाया था।
चलो एक पार्ट ये हो गया, एक मैं यहाँ दिखा चका लेंगे, क्यों कंजूसी करने है ना। इस पूरे कंटेनर को दो पार्ट्स में इन्होंने अलग कर दिया और यहाँ एक छोटा सा होल बनाया। ये कोई मेटल की प्लेट लगा दी थी जिससे यहाँ से क्या इस छोटे से होल से, और यहाँ पे लगाया था एटोमाइजर, बता रहा हूँ यहाँ बेटा होता है एटोमाइजर, और यहाँ पे उन्होंने भरा था ऑयल, क्या था ऑयल, ठीक है। और यहाँ पे ऑयल भरा था और यहाँ पे ऐसे एक लगा दे, इसको जब वो दबाता था तो यहाँ से ऑयल इधर स्प्रे होती थी, ऑयल की बूंदे यहाँ पे स्प्रे से आप नहीं डीओ मारते और पूरे में फैल जाता है वैसा ही कुछ, ठीक है। तो इसको दबाया उसने, यहाँ से ऑयल की ड्रॉपलेट निकली और यहाँ फैल गई, इसको बोलते हैं अपन लोग एटोमाइजर, एटोमाइजर, बात समझा ना। तो ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अब बात सुनो, और क्या उन्होंने सेटअप किया था भाई, यहाँ पे उसने क्या लगाया था, टेलीस्कोप, इतना खतरनाक नहीं बना पाऊंगा बस दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे उसने टेलीस्कोप लगाया था जिससे वो देखता था कि अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। और यहाँ उसने लगा दी थी एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन, इसका ही बताऊंगा क्या काम था, एक्सरे मशीन। और इनको इस प्लेट और इस प्लेट को एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा उसने, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ ठीक है, पहले बैटरी स्टार्ट नहीं किया था, ध्यान रखना, क्या पूरा एक्सपेरिमेंट समझना, बैटरी तो बाद में स्टार्ट करेगा। तो एक बात समझो होता क्या था, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ से एटमाइजर को दबाया, ऑयल की ड्रॉपलेट्स यहाँ आई, अब इस छोटे से होल से एक एक ऑयल की ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही, ठीक है। तो इस छोटे से होल से ऑयल की ड्रॉप कहाँ गिरेगी, नीचे। और इसमें देखो अभी जब तक मैं बैटरी ऑन नहीं किया हूँ तो इस पे केवल ग्रेविटेशन का फोर्स काम करेगा पे, तो ये ऑयल की ड्रॉप सीधे कहाँ आ जाएंगी, नीचे, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, mgh से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, F इक्वल टू m इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या केवल क्या लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, ठीक है, ग्रेविटेशनल, और ड्रॉप नीचे आ रही थी। लेकिन उसने किया क्या बेटा कि जैसे ही पहले एक्सरे मशीन ऑन, तो एक्सरे, जब एक्सरे में क्या होता है बेटा, यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स होंगे ना इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, जब एक्सरे उस पर जाएंगे, एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, तो उन मॉलिक्यूल से क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे। जो यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसमें मैं एक्सरे डालूंगा, ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन इस ऑयल की बूंद पे चिपक जाएंगे। बात समझो, मैं लेकिन हमने एक्सरे मशीन ऑन की तो इस एरिया में जो भी एयर था वो क्या हुआ, आयनाइज हुआ, क्योंकि अगर एयर के मॉलिक्यूल पे अगर एक्सरे जाएगी तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सरे गई, यहाँ पे जो एयर था उससे टकराई, एयर के मॉलिक्यूल से क्या निकाला उसने, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन क्या किए, ऑयल की ड्रॉप पे चिपक गए। अब चिपक के तो नीचे आ रहे थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे लगा दी बैटरी, इससे क्या हो जाएगी, अब ये रॉड क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और ये रॉड क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ दो फोर्स काम कर रहे हैं भाई, ऑयल की ड्रॉप नीचे आई, एक्सरे मशीन ऑन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एयर से निकल रहे होंगे, एयर के पार्टिकल से, और वो इलेक्ट्रॉन किसमें चिपक जा रहे होंगे, ऑयल की ड्रॉप में। हो सकता है किसी में 10 इलेक्ट्रॉन चिपक रहे थे, किसी में 20, यहाँ से देख रहा था बैठ, ठीक है, किसी में 10 चिपक रहे थे, किसी में 20 चिपक रहे थे, किसी में 5 इलेक्ट्रॉन चिपक रहे थे, ठीक है। और ये नीचे आता था ड्यू टू ग्रेविटी। अब तो एक फोर्स और काम करेगा, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो ऊपर की तरफ जाए भाई, ऑयल पे चिपका कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लेट में जाएगा, अब वो ऊपर भी खींचने लगेगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, जिसको ऊपर ले जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अगर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होंगे, ड्रॉप वही बीच में से टंगी रह जाएगी, ठीक है। बस वही समय देखता था, यहां से देखता था कितने इलेक्ट्रॉन, कितना इसमें, क्या इसका स्पेसिफिक क्यूमुलेटिव चार्ज कितना है, वो यहां से देखता था वो मिलकर। मतलब जब Fe इलेक्ट्रिकल फोर्स और Fg ग्रेविटेशनल फोर्स जिस समय इक्वल होगी, उसी समय तो ड्रॉप रुकेगी ना, उस समय ड्रॉप रुक जाएगी, जब ड्रॉप रुक जाएगी तो यहाँ से आराम से बैठ के स्टडी करेगा इसका क्यूमुलेटिव चार्ज कितना है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा बेटा, F इंटू E और F इंटू G जब बराबर होंगे तभी इसका क्या निकालेगा बेटा, ये चार्ज। और इलेक्ट्रिकल
फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज इनटू चार्ज, बराबर। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज इनटू चार्ज, और ये साहब क्या होते हैं, mg। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, mg। तो यहां से अगर मैं q निकालूं तो mg अपॉन e, बट यहाँ पे जो चार्ज आएगा ना वो एक इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, वो क्यूमुलेटिव चार्ज होगा। भाई हो सकता है ऑयल के ड्रॉप में 10 इलेक्ट्रॉन फंसे हो, ये तो 10 का होगा ना टोटल चार्ज, ठीक है। हो सकता है 5 ही इलेक्ट्रॉन चिपके हो, ये जो चार्ज आएगा वो 5 का होगा, ठीक है। हो सकता है 100 इलेक्ट्रॉन चिपके हो, जो चार्ज आया वो एक का नहीं है, वो तो 100 का होगा। बात समझे ना। यहाँ से उसने जो है क्यूमुलेटिव चार्ज निकाल लिया क्यू का। अब उसको कैसे मिला, देखो सपोज करो अगर 5 इलेक्ट्रॉन चिपके थे, उसको कुछ ऐसा चार्ज मिला, टोटल चार्ज ऐसे मिला 5 into 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, ये चार्ज मिला। अगर 10 इलेक्ट्रॉन चिपके हैं तो उसको क्या मिला, 10 into 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, ठीक है। मान लो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन चिपके थे ऑयल में, 7 into 10 1.6, ऐसे उसको क्यूमुलेटिव चार्ज मिला करते थे। समझ में आ रहा है क्या। उसने यहाँ से क्या कॉमन फैक्टर को उठाया, क्या था 1.6 और इसी को बोला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाषण में इसको क्या बोल दिया उसने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इससे डिस्कवरी हो गई कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा। बात समझा क्या। अरे पापा ये माइनस से तो माइनस से बहुत छोटी वैल्यू बेटा। जब हाँ ठीक है तुमको चलने दो, यहाँ सब माइनस में, ठीक है। जब प्रोटॉन का चार्ज आएगा इसको प्लस में करो, उसके आगे तुमको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग करते हैं कि कोई कुछ इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो -1.6 into 10 raised to -19, बट अपन लोग जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कभी चार्ज रखते समय माइनस नहीं रखते। ऑलरेडी बहुत बड़ा माइनस है, 10 के ऊपर खुद 19 माइनस लगे, तो तुम्हारे छोटे से माइनस से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। बात समझा क्या। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो 1.6 और प्रोटॉन का चार्ज इसी को प्लस में रखेंगे तो वही बहुत बड़ा चार्ज नहीं आ जाएगा, लेकिन बस हाँ इससे बड़ा चार्ज होगा। तो बताइए आपको ये डिस्कवरी समझ में आ गई क्या, कि कैथोड रे ट्यूब कैसे डिस्कवर, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का सब, ठीक है। चलिए शाम को आइए फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं, ठीक है। वे बेटा डिपेंड करता है ना कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या है, ये बहुत पहले की बात। अभी आगे जब पढ़ोगे तो बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर भी रखता है, वेव नेचर रखता है, उसको बोलेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है तो अगर वो पार्टिकल में थोड़ा भी मास है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर हो, ठीक है। फिर चाहे वो पार्टिकल छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो जब ये तो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ ना, अभी तो डिस्कवरी हो रही है। अभी तो मॉडल पढ़ोगे एटॉमिक मॉडल, तो वहां पे आएगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वो बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल भी नेचर होता है और वेव नेचर भी होता है, ठीक है। समय समाप्त। हाँ शाम को मैं यही लिखता हूँ और कहाँ लिखता हूँ मैं।